तीन नेचर लवर बेस्ट फ्रेंड जिन्हें की नेचर में रहना और नेचर को एक्सप्लोर करने का पैशन था। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड केव सिटी में जाते हैं और वहाँ के एक अनएक्सपेक्टेड केव को एक्सप्लोर करने लगते हैं, इस बात से अनजान कि केव के अंदर एक घातक खतरा इनका इंतजार कर रहा है। ये केव के अंदर गए तो तीन बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन बाहर वापस केवल दो ही आए। दिस इज द डेंजरस ब्रेकडाउन ऑफ विलियम जे कॉफलिन इंसिडेंट। 28 मई 1993 को विलियम जे कॉफलिन और उनके दो दोस्त जेम्स जकाला और केविन फिली कार में इलिनॉइस से केव सिटी केंटकी के लिए निकलते हैं। इन तीनों को मेरी तरह नेचर में रहना काफी अच्छा लगता था, इसीलिए ये केंटकी शहर जा रहे थे, क्योंकि केंटकी शहर नेचर के बीच में है। और केंटकी शहर को केव सिटी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे केव हैं। 8 घंटों की ड्राइव के बाद ये तीनों केंटकी शहर में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये तीनों केंटकी शहर में जाते हैं तो ये लोग वहाँ पर TMH के ब्रोशर को पढ़ते हैं, जिसमें बजर्ट्स रूस्ट केव में पब्लिक के लिए 2 टूर का एडवर्टीजमेंट था। पहले टूर का नाम था हिस्टोरिक केव टूर और दूसरे टूर का नाम था वाइल्ड केव टूर। हिस्टोरिक केव टूर में टूरिस्ट आसानी से केव में जाते थे और केव में ब्यूटीफुल नजारे और केव की हिस्ट्री को देखते थे, जो कि चट्टानों पर बनाया गया था, और यहाँ पर फुल एंजॉय भी करते थे। लेकिन वाइल्ड केव टूर में टूरिस्ट को केव एक्सप्लोरिंग का एक्सपीरियंस कराया जाता था, क्योंकि इस टूर में केव के रास्ते काफी पतले पतले और टेढ़े मेढ़े होते थे, जिस वजह से टूरिस्ट को रास्ते में रेंग रेंग कर जाना पड़ता था और केव के पत्थर भी काफी नोकीले होते थे। इन तीनों दोस्तों का भी काफी मन हो रहा था कि वो इस टूर पर जाएं, लेकिन किसी कारण ये तीनों 28 और 29 मई को केव को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। फिर 30 मई को विलियम कॉफलिन, जेम्स जकाला और केविन फिली बजर्ट्स रूस्ट केव के पास जाते हैं, जहां पर इन तीनों दोस्तों को 5 लोग और मिलते हैं, जिसमें से 4 तो टूरिस्ट थे, लेकिन 5वां था डेविड हार्डिन, जो कि केव में सबको गाइड करता था। ये सारे लोग वहाँ पर बजर्ट्स रूस्ट केव के हिस्टोरिकल टूर के लिए डेविड हार्डिन को मनी पे करते हैं। फिर डेविड हार्डिन इन सबको एक फॉर्म साइन करने के लिए देता है, जिसमें शर्तें लिखी हुई थी कि हम मानते हैं स्पेलोलॉजी एक स्वाभाविक रूप से खतरनाक एक्टिविटी है, हम खुद से सभी जोखिम को स्वीकार करते हैं, हम बजर्ट्स रूस्ट हिस्टोरिक केव के ओनर, ऑपरेटर, एम्प्लॉयज को सभी दावों, मुकदमों, कार्रवाई, नुकसान और फाइन से सुरक्षित रखेंगे। और इसी तरह फॉर्म में कई और बातें भी लिखी हुई थी। डेविड हार्डिन सबको अलग अलग फॉर्म नहीं देता, बल्कि एक ही फॉर्म में सबसे साइन करवाता है। लेकिन केविन फिली ये केव टूर नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो केव के बाहर ही रुकने का डिसीजन लेता है। अब दोपहर के 4:30 बजे विलियम कॉफलिन, जेम्स जकाला और बाकी सारे लोग हिस्टोरिक केव टूर पर निकल जाते हैं। ये सब लोग आसानी से केव में जाते हैं, पत्थरों और चट्टानों को फील करते हैं, और चट्टानों पर बहुत सारी हिस्टोरिक चीजें बनी हुई थी जिनको ये सब देखते हैं। इन सब लोगों को वहाँ पर बहुत मजा आता है, क्योंकि ये केव एक्सपीरियंस इन सब लोगों के लिए नया होता है। हिस्टोरिक केव टूर को काफी एंजॉय करने के बाद जब ये लोग केव से बाहर निकलते हैं तो इन लोगों को केव में इतना मजा आ जाता है कि ये सब लोग डेविड हार्डिन को वाइल्ड केव टूर के लिए भी मनी पे कर देते हैं। इसका मतलब था कि वो सारे लोग अब वाइल्ड केव टूर के लिए भी जाएंगे, और यही इन सब की सबसे बड़ी गलती थी। जब सब ने डेविड हार्डिन को वाइल्ड केव टूर के लिए मनी पे किया तो डेविड हार्डिन ने सबको अलग अलग फॉर्म देकर उस फॉर्म पर साइन करवाया। जब सब लोगों ने फॉर्म पर साइन कर दिया तो डेविड हार्डिन ने उन्हें 2 हैंडल वाला फ्लैश लाइट दिया और सबको समझाया कि वो लोग उसकी यानी कि हार्डिन की बात सुनेंगे और आपस में नेविगेट करके चलेंगे। ये सारे लोग 30 मई के शाम को ही वाइल्ड केव टूर के लिए निकल पड़ते हैं। इस केव के रास्ते इतने पतले थे कि ये सारे लोग रेंग रेंग कर जा रहे थे। सबसे आगे डेविड हार्डिन चल रहा था, जो कि इन सबको गाइड कर रहा था। डेविड के पीछे 4 और टूरिस्ट और उनके पीछे जेम्स जकाला, और सबसे लास्ट में विलियम कॉफलिन रेंग रहा था। विलियम कॉफलिन के लिए सबसे बुरी बात तो ये थी कि वो इन सब लोगों में सबसे लंबा और हट्टा कट्टा इंसान
इंसान था। 27 साल के विलियम कॉफलिन की हाइट 6 फुट 2 इंच थी और वेट 105 केजी, जिस वजह से वो इस पतले पतले और नोकीले रास्तों में रेंग रेंग कर मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। और पतले पतले रास्ते होने की वजह से पत्थरों से उसकी बॉडी में काफी खरोचे और चोटें लग रही थी, जिस वजह से बीच बीच में विलियम कॉफलिन चिल्ला रहा था। लेकिन उसका दोस्त जेम्स जकाला विलियम को दिलासा देता रहता है। कुछ देर तक रेंग रेंग के आगे बढ़ने के बाद ये लोग केव के आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें नीचे जाने के लिए 30 फुट की लकड़ी की सीढ़ी मिलती है। हार्डिन सबको बताता है कि उन्हें अब इस सीढ़ी से नीचे जाना है और उनके पास कोई ब्लेंग गियर नहीं है, तो उन सबको सावधानी से सीढ़ी से नीचे उतरना होगा। इसीलिए सारे लोग सावधानी से सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। ये आसान रास्ता था, लेकिन दूसरी खतरनाक सीढ़ी इन सबका इंतजार कर रही थी। ये दूसरी सीढ़ी केवल 15 से 20 फुट की थी और ये सीढ़ी पतले रास्ते वाले चट्टान पर लटकी हुई थी, जिस वजह से इस सीढ़ी के डंडे को पकड़े रहना काफी मुश्किल था। और ये दूसरी सीढ़ी बहुत तंग और खतरनाक वाले गड्ढे से नीचे की ओर जाती है और इस सीढ़ी के नीचे एक बिग होल आता है, जहाँ जाकर टूर खत्म हो जाता है। और फिर जैसे ही ये लोग नीचे आए थे, उन्हें वैसे ही दोबारा ऊपर चले जाना था। ये देखने में आसान लग रहा था, लेकिन सबसे खतरनाक चीज था ये पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक जाने के लिए टीम को वी टाइप के इस रास्ते को पार करना था, जिसे पार करना विलियम कॉफलिन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे विलियम और सब लोगों ने इस रास्ते को पार कर लिया। इस टाइम तक पूरी टीम थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वो लोग दूसरी सीढ़ी से नीचे उतरकर बिग होल में जाते हैं। फिर डेविड हार्डिन उन्हें बताता है कि ऑफिशियल ये टूर खत्म हो गया है, इसीलिए सारे लोग मिलकर ताली बजाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी तो बहुत बड़ा खतरा इन सब का इंतजार कर रहा है। अब शाम के 7 बज गए थे। डेविड हार्डिन सब लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि वो लोग तय समय से पीछे चल रहे हैं, इसीलिए उन्हें जल्द ही केव से बाहर निकलना होगा। लेकिन टीम बोलती है नहीं, अभी थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि सारे लोग थक चुके हैं और सबसे ज्यादा तो विलियम कॉफलिन थका हुआ था। लेकिन डेविड हार्डिन को केव से बाहर जाकर कॉल करना था, इसीलिए डेविड हार्डिन उन सबको हॉल में छोड़कर 7:15 पर केव से बाहर चला जाता है। अब 40 से 45 मिनट हो गए थे, लेकिन डेविड हार्डिन दोबारा केव में नहीं आया। इसीलिए सब लोगों ने सोचा कि वो खुद ही केव से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए पहले विलियम को छोड़कर सब लोग दूसरी सीढ़ी को चढ़कर ऊपर चले जाते हैं। अब विलियम कॉफलिन की बारी आती है। विलियम को सीढ़ी में चढ़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तो ये रास्ता विलियम कॉफलिन के बॉडी के हिसाब से बहुत पतला था और दूसरा विलियम कॉफलिन काफी थक चुका था। विलियम सीढ़ी से ऊपर जाने का 2 बार ट्राई करता है, लेकिन वो इसमें अनसक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन विलियम का दोस्त जेम्स जकाला उसे ऊपर से मोटिवेट करता है। सीढ़ी के ऊपर खड़े कुछ लोग डेविड हार्डिन को ढूंढने के लिए केव से बाहर निकल जाते हैं। विलियम कॉफलिन लकड़ी के सीढ़ी पे खड़े खड़े काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और विलियम कॉफलिन को अंदर से कमजोरी महसूस हो रही थी, इसीलिए वो गुस्से में सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसका एक पत्थर की वजह से हाथ फिसलता है और वो 7 फुट नीचे जाकर गिरता है और उसका सिर एक चट्टान पर जाकर टकराता है। विलियम चिल्लाता है और उसके सर से बहुत तेज खून बहने लगता है। तुरंत ही जेम्स जकाला और कुछ दूसरे टूरिस्ट विलियम के पास आते हैं और विलियम को शांत कराते हैं। जेम्स जकाला एक फटे हुए कपड़े से विलियम के सर के खून को रोकने की कोशिश करता है। जेम्स तुरंत ही अपने साथ के दूसरे टूरिस्ट को केव से बाहर जाकर हार्डिन और एक डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद केव में कुछ टूरिस्ट और डेविड हार्डिन आते हैं। जेम्स जकाला हार्डिन के ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हार्डिन केव में अकेला आया था, वो अपने साथ किसी भी डॉक्टर को लेके नहीं आया था। डेविड हार्डिन जेम्स को दिलासा देता है कि वो विलियम कॉफलिन को केव से बाहर निकाल लेगा, लेकिन विलियम को चक्कर आ रहा था और उसके सर पे चोट लगने की वजह से उसका सर बहुत दर्द हो रहा था। डेविड हार्डिन जेम्स को सुझाव देता है कि वो लोग विलियम को पकड़ के सीढ़ी के ऊपर ले जाएंगे, लेकिन जेम्स जकाला ने हार्डिन को गुस्से में कहा ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन डेविड हार्डिन ने जेम्स को बताया कि उनके पास अब कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उन्हें ये करना ही पड़ेगा। जेम्स जकाला हार्डिन की बात मान लेता है। जेम्स जकाला अपने दोस्त को खींचने के लिए ऊपर आगे खड़ा हो जाता है और डेविड हार्डिन नीचे से विलियम को धक्का देता है। बहुत ही मुश्किल से ये दोनों विलियम को धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे थे। ये दोनों सक्सेसफुली ही विलियम को सीढ़ी के ऊपर ले गए, लेकिन अब इस रेस्क्यू में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। जेम्स जकाला और डेविड हार्डिन को
विलियम को इस वी शेप के रास्ते से निकालना था, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला था, क्योंकि विलियम को पहले इस तरह रास्ते में नीचे डालना था और उसकी बॉडी को मोड़कर दूसरी तरफ निकालना था। पहले हार्डिन ने विलियम को धीरे से गड्ढे में नीचे धक्का दिया और फिर विलियम खुद ही वी शेप के रास्ते को पार करने के लिए इस तरह मुड़ गया और उसकी बॉडी वी शेप के रास्ते में इस तरह अटक गई और उसका हाथ उसके पेट के नीचे दब गया। विलियम को दर्द होने लगा, इसलिए विलियम बहुत तेज चिल्लाने लगा, क्योंकि वो रास्ते में इस तरह अटक गया था कि वो अपना शरीर भी नहीं हिला पा रहा था और विलियम को सर और पीठ में बहुत दर्द भी हो रहा था। विलियम की ऐसी हालत देखकर जल्द ही रेस्क्यू टीम से संपर्क किया गया। केव सिटी की रेस्क्यू टीम रात में लगभग 10:30 बजे के आसपास केव में पहुंची और इस बात का ध्यान रखा गया कि केव के बाहर ज्यादा दहशत ना फैले, लेकिन फिर भी केव के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए जो कि 1925 में इसी तरह फ्लोइड कोलिन का केव में फंसने की बात कर रहे थे। रात को 10:30 बजे ही विलियम को केव से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। पहले कुछ डॉक्टर ने विलियम के सर पे लगे चोट का इलाज किया और फिर उसे ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीजन दिया गया। रात में केंटकी शहर का टेम्परेचर गिरने लगा, जिस वजह से विलियम को अब हाइपोथर्मिया होने का डर था। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये हुई कि विलियम कोफलिन का रास्ते में इस तरह अटक जाने की वजह से उसके पीछे डेविड हार्डिन फंस गया। इसका मतलब ये था कि जल्द से जल्द विलियम कोफलिन को केव से बाहर निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले रेस्क्यूअर ने विलियम को कुछ खाने और कॉफी पीने के लिए दिया और एक छोटे से छेद के द्वारा डेविड हार्डिन को भी ये सब दिया गया। जेम्स जकाला अभी भी विलियम के पास था और उससे लगातार बातें करते जा रहा था ताकि विलियम कोफलिन को लोनली फील ना हो। और फिर रेस्क्यूअर ने रास्ते में पुल्ली सिस्टम लगाना शुरू किया, जिससे कि विलियम को बाहर निकालने का ट्राई किया गया, लेकिन विलियम को काफी दर्द हो रहा था और यह प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब रात के 1 बज गए थे, यानी कि सोमवार सुबह के 1। इस टाइम तक विलियम ने बातचीत करना बंद कर दिया था और वो एकदम शांत पड़ गया था। रेस्क्यू टीम ने पूरी रात बहुत मेहनत की, लेकिन उनके इस मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सुबह 5 बजे विलियम कोफलिन मर गया। रेस्क्यू टीम ने पूरे दिन मेहनत करके 31 मई दोपहर के 12:45 पर जैसे तैसे करके विलियम कोफलिन की बॉडी को केव से बाहर निकाल लिया। जब डॉक्टर ने उसकी बॉडी को चेक किया तो पता चला कि विलियम के सर पर चोट लगने और ज्यादा खून बहने की वजह से विलियम की मौत हुई थी। विलियम कोफलिन के मौत के बाद उसकी फैमिली ने केव के ओनर के ऊपर केस ठोक दिया। जब ये मामला कोर्ट पे गया तो केव के ओनर ने जज को वही फॉर्म दिखाया जिसमें केव में जाने से पहले सारे लोगों ने और विलियम ने साइन किया था, जिसमें लिखा था कि ये सारे लोग अपने जोखिम पे केव में जा रहे हैं और अगर इनके साथ केव में कुछ होता है तो इसमें केव के ओनर, ऑपरेटर और एम्प्लॉयज की कोई गलती नहीं है। इसी फॉर्म की वजह से विलियम कोफलिन की फैमिली ये केस हार जाती है।